बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में एक सलीम नाम का हैदराबादी बिरयानी वाला रहता था, जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी बिरयानी पूरे गांव में फेमस थी। गांव में ऐसा कोई घर नहीं जहां पर उसकी बिरयानी जाती नहीं थी। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आते थे और बिरयानी खाते थे। पर एक दिन आज का मौसम बहुत सुहावना है शीला। मैं सोच रहा हूँ कि आज बाजार से कुछ खाने को लाऊं, पर क्या लाऊं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मुझे बताओ, मैं उसे लेकर आऊं, क्योंकि अगर मैं सोचने बैठ जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि समय रहते तुम बता दो, नहीं तो मेरा मूड भी बदल सकता है। अरे उसमें बताने की क्या बात है। तुमको पता होना चाहिए कि जब भी आप बाजार जाते हैं तब मैं क्या मंगवाती हूँ। रोज रोज बताना पड़ेगा मुझे। चाहिए तो चाहिए उस हैदराबादी बिरयानी वाले से। हैदराबादी बिरयानी, आहा, उसका नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। अब देर मत करो, जल्दी लेकर आओ। अरे शीला, तुम्हारा पेट कभी भरेगा भी या नहीं? क्योंकि जब देखो तब तुम्हें एक ही चीज चाहिए होती है, हैदराबादी बिरयानी। पता नहीं तुम्हें कैसी नशा चढ़ गई है। मैं भी खाता हूँ, पर रोज रोज नहीं। लेकिन तुमको चाहिए तो रोज चाहिए। जिद ऐसे करती है जैसे छोटी बच्ची हो। ठीक है, जा रहा हूँ लाने। इतना बोलकर मदन तुरंत घर से निकल पड़ता है। वह आधे रास्ते में पहुंचा ही होता है कि तभी उसे सलीम दिखाई देता है। सलीम को देखकर मदन उसके पास जाता है। अरे सलीम भाई, क्या बात है? आज दुकान नहीं लगाए क्या? जो ऐसे घूम रहे हो, पहले कभी तो नहीं घूमते थे। बोलो, बात क्या हो गई? घर में सब ठीक तो है? और चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी मुसीबत में हो? मदन भाई, मुसीबत बहुत बड़ी है। दरअसल लाखों रुपए उधार लेकर अपने अम्मा का इलाज करवाया, लेकिन अम्मा बची नहीं। अभी सर पर लाखों रुपए का कर्ज है। इसमें दुकान कैसे खोलूं? जेब में कुछ रुपए भी तो होने चाहिए सामान लाने के लिए। अब तुम बताओ, क्या बिरयानी बिना चिकन के बनेगी? नहीं ना। इसलिए जब तक मेरे पास पैसे नहीं हो जाएंगे तब तक हैदराबाद बिरयानी बंद रहेगी। इतनी बात कर सलीम अपने घर चल देता है और फिर मदन बाजार की तरफ निकल पड़ता है। सलीम घर में अकेला बैठा सोच रहा होता है कि तभी गांव के मुखिया का भाई पप्पू सलीम के घर आता है। सुनो सलीम भाई, आपने दुकान क्यों बंद कर दी है? अरे अम्मा को गुजरे हफ्तों हो गए हैं। अब तो तुमको अपना ठेला चौपाल पर लगा देना चाहिए। पर अभी तुम शोक के दुख में बैठे हो भाई। उठो यार, हिम्मत बनाओ और कल से ठेला चौपाल पर लगा दो। क्या छोटे मुखिया जी, आपको सब पता है कि अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी और मैंने लाखों रुपए का कर्ज ले लिया है। अब उसको चुकाऊं कैसे, इसी सोच में पड़ा हूं। और आप सबको दुकान खोलने की पड़ी है। पता होना चाहिए कि मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची, तो कहां से दुकान खोलूं? अरे इतनी सी बात है पगले, तो बताना चाहिए ना। अब ऐसे घर में बैठकर पैसे तो आएंगे नहीं, और अभी तुमको लाखों रुपए कर्ज देना है। इसलिए अगर तू मेरी एक बात मान ले तो बिना टेंशन के तुझको रोज पैसे मिलेंगे। बोल सलीम, तू मेरी बात मानेगा? अरे छोटे मुखिया जी, आपकी बात है तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही होगा। बोलिए छोटे मुखिया जी, आप क्या कहना चाहते हो? अरे सलीम, बहुत समझदार हो। तो सुनो मेरी बात, तुम कल से दुकान को खोलो। उसमें जितना भी खर्च लगेगा उसका सारा पैसा मैं दूंगा, और तुमको मजदूरी मिलेगी रोज की। उसमें जितना भी मुनाफा मिलता है वो सारा का सारा मेरा रहेगा। छोटे मुखिया जी, अगर आपने बोल दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे
मैं वैसा ही करूंगा। अब आप अपने घर जाइए और कल से मैं ठेला चौपाल पर लगा दूंगा। ठीक है सलीम भाई, मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूं जिससे आप अपने मसाले खरीद लेना। और रही बात चिकन की, तो मांस मैं तुम्हें लाकर दूंगा, रोज दूंगा तुम्हें, उसकी चिंता नहीं करनी। बस तुम्हें बनाना है तो अपनी हैदराबादी स्टाइल में बिरयानी ही बनाकर खिलाना है गांव वालों को। किसी से कुछ नहीं कहना, और ये बात मेरे बड़े भैया तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम तुम समझ सकते हो क्या होगा। इतना बोलकर मुखिया का छोटा भाई सलीम को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। और फिर इधर सलीम सो जाता है। अगली सुबह होते ही सलीम बाजार के लिए निकल पड़ता है। और फिर वहां जाकर कुछ बिरयानी के मसाले खरीदता है और फिर अपने घर आता है। घर आकर देखा है तो वहां पर मांस पहले से रखे हैं। मांस के टुकड़े ऐसे होते हैं जिसे कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये किसका मांस है। लेकिन सलीम को इससे कोई मतलब नहीं होता। वो सब कुछ घर पर तैयार कर अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। ठेला लगाने के थोड़ी देर बाद ही, अरे सुनो जी मुझे लगता है सलीम भाई का ठेला गांव के चौपाल पर लगा है, क्योंकि उनके बिरयानी की खुशबू मेरे नाक तक आ गई। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुरंत जाओ और मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ। हाँ, खुशबू तो आ रही है, पर सलीम से बात हुई थी। उसने बताया था कि उसके पास थोड़े भी नहीं पैसे बचे कि वो दुकान चला सके। पर अचानक से उसके पास पैसे कहाँ से आ गए? अरे तो क्या तुम इसी को सोचते रह जाओगे? मिल गए होंगे पैसे, कोई ना कोई उधार दे दिया होगा। अब ज्यादा मुझे बातों पर फंसाओ मत, मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। तुम्हारा गुस्सा नाक पर रहता है। जिस चीज की जिद कर दे तो लाना ही पड़ता है। अब जा रहा हूँ। इतना बोलकर मदन सलीम के ठेले की तरफ निकल पड़ता है। और ठेले पर पहुंचकर सलीम से कहता है, अरे सलीम भैया, क्या हाल है? आप तो बोल रहे थे कि मैं दुकान नहीं खोलूंगा, और आज दूसरे ही दिन दुकान खोल दिए। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, और फिर तुम पहले कभी मुझसे झूठ बोले नहीं, तो अचानक से झूठ बोलना कब से सीख गए? नहीं मदन भाई, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, पर अब बोलना पड़ेगा। मतलब मजाक कर रहा था। दरअसल मेरे पास पैसे सच में नहीं है। मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, बस किसी को बताना मत। ये बिरयानी केवल मैं बना रहा हूँ। ये ठेला मेरा है, पर इसका कमाया हुआ पैसा और सामान मेरा नहीं है। ये सब किसी दूसरे का है। अब किसका है मैं उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसका नाम बता दिया, अगर उसको पता चल गया, तब मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मत बताओ मुझे। कोई जरूरत ही नहीं है पूछने का। मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया। ऐसा करो कि अपने भाभी के लिए बिरयानी पैक कर दो। और हाँ, समय मेरा यही रहेगा। जब तक तुम इस चौपाल पर अपना ठेला लगाओगे, तब तक तुम अपनी भाभी के लिए अपनी हैदराबादी बिरयानी पैक करके रखोगे। समझ में आया? मदन की इतनी बात सुनकर सलीम बिरयानी पैक करने लगता है कि तभी गांव का एक आदमी उस ठेले के पास आता है और फिर सलीम से कहता है, अरे सलीम भाई, सुबह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं किसने मेरी मुर्गियां चुरा ली। साला गांव में पता नहीं कहां से मुर्गी चोर आ गया। अगर एक मुर्गी की बात होती तो ठीक है, मेरी 5 मुर्गियां गायब हो गई हैं। और अब मेरी अम्मा बोलती है मुर्गियों को ढूंढ कर लाओ, तभी खाने को मिलेगा।
अब कहाँ ढूंढूं सलीम भाई, ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ। तो ऐसा करो, मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी लगा। अरे जगदीश भाई, भला मुर्गियां कौन चुराएगा? कोई चुराने वाली चीज थोड़ी है। अपने गांव में पहले कभी चोरी हुई नहीं है, तो गांव में चोर कहां से आ गया? हमको लगता है कोई जानवर तुम्हारी मुर्गियों को उठाकर ले गया है। अपनी अम्मा को समझाओ कि मुर्गियां अब वापस नहीं आएंगी। मदन भाई, तुम्हारी बात सही है, पर अम्मा को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अम्मा कहती हैं कि अगर मुर्गियां कोई जानवर उठाकर ले गया है तो उसके पंख वांख तो गिरे होंगे कहीं। मैं नहीं समझा पाऊंगा अम्मा को। अब जो होगा देखा जाएगा। चलो कोई बात नहीं जगदीश भाई, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और हाँ, तुम बिरयानी खा लो, मुझे बहुत देर हो रही है, क्योंकि मुझे आए काफी देर हो गई। अगर बिरयानी लेकर घर नहीं गया तो तुम्हारी भाभी मेरा क्या हाल करेगी, तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए भाई मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर मदन सलीम को पैसे देकर हैदराबादी बिरयानी लेकर अपने घर चला जाता है और उधर जगदीश की अम्मा मुखिया के घर पहुंच जाती है। मुखिया जी, मैं बर्बाद हो गई। पता नहीं किसने मेरी सारी मुर्गियां चुरा ली। मेरी मुर्गियां मुझे चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मुर्गियां इसी गांव के किसी आदमी ने चुराया है। इसलिए आप मेरी मदद करें और उस मुर्गी चोर को ढूंढने में मेरी मदद करें। अरे अम्मा, क्या बोल रही हो? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भला मुर्गियां कौन चुराएगा? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सुनो भानु प्रताप, अम्मा की बात को ध्यान से सुनो और उनकी मदद करो। मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। इतना बोलकर मुखिया वहां चला जाता है। और फिर मुखिया का छोटा भाई अम्मा से कहता है, क्यों रे बुढ़िया, तेरी मरने की उम्र हो रही है और तेरी जान मुर्गियों में अटकी है। अरे जाकर भजन वजन कर, उससे तेरी मुक्ति होगी मुर्गियों से। तेरी मुक्ति नहीं होने वाली। इनकी मुर्गियां किसी ने चुरा ली। अब चली जा यहां से, दोबारा मत आना, नहीं तो जो भी तेरी मुर्गियां बची हैं वो भी गायब हो जाएंगी। बेटा, कैसी बातें कर रहा है? अपने भैया को देख, कैसे मीठी मीठी बातें करते हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं बचा। बात मुर्गियों की नहीं है, बात न्याय का है। अगर तुम न्याय नहीं दे सकते तो तुम्हें मुखिया बनने का कोई अधिकार नहीं है। हम बड़े मुखिया से बात कर लेंगे। जा रही हूँ घर। अगर यह बात मेरे बड़े भैया तक पता चली कि मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोला था, तो तेरा बेटा जगदीश मारा जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, यहां से तुरंत निकल जाओ और दोबारा लौटकर कभी मत आना। समझ लो कि मैं क्या कर सकता हूं। छोटे मुखिया की इतनी बात सुनकर अम्मा मायूस होकर लौटने लगी। वो लौट ही रही होती हैं कि तभी मदन खेत काम के लिए जा रहा होता है और फिर उसे रास्ते में अम्मा दिखाई देती है। अम्मा को देखकर मदन तुरंत रुक जाता है और फिर अम्मा से बात करने लगता है। अरे अम्मा, मुर्गियां मिली क्या? नहीं मिली ना? मुझे पता है। मैं जगदीश को बोला कि मुर्गियां नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुर्गियों को कोई जानवर उठा कर ले गया। आप खुद ही सोचो, अम्मा की पहले कभी तो चोरी हुई नहीं है गांव में, तो भला अब चोर कहां से आएगा और मुर्गियां क्यों चुराएगा? अरे बेटा मदन, तुम्हारी बातें सही है। मैं कोई किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो मुखिया के घर गई थी, लेकिन मुखिया का छोटा भाई मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। बोल रहा था, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी जो बची मुर्गियां हैं उसे भी गायब करवा दूंगा। क्या बोल रही हो? ऐसा उसने बोला? कहीं इसका मतलब तो नहीं कि उसने ही मुर्गियां चोरी करवाई हो?
अगर जो ऐसा बोल सकता है वो उसे कर भी सकता है। जरूर कुछ दाल में काला है। इसलिए अम्मा, अब आप चौकन्ना रहे, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। अब घर जाओ, परेशान मत रहो। इतना बोलकर मदन अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है और उधर सलीम अपना सारा बिरयानी बेचकर घर वापस आ जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद मुखिया का छोटा भाई वहां पर आता है। अरे सलीम भाई, कितने का मुनाफा हुआ? अपनी मजदूरी ले लो और जितना भी मुनाफा बना मुझे दे दो। मैं तुमसे जवाब सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। और हां, कल सुबह जब तुम मसाला लाने जाओगे तब तुम्हारे घर बिरयानी के मांस आ जाएंगे। और हां, एक बात ध्यान रखना, मांस जो होंगे, चाहे वो बकरी के हों या फिर मुर्गी के, तुमको बनाने से मतलब है, सवाल जवाब करने से नहीं। ठीक है छोटे मुखिया जी, जैसा आप कहे, हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें लाकर देंगे, हम उसे बनाकर बेचकर आपको मुनाफा दे देंगे। ये लो आज की कमाई। सलीम अपनी मजदूरी काटकर सारे मुनाफा छोटे मुखिया को दे देता है और फिर छोटा मुखिया उसे लेकर अपने घर आता है। और फिर अगले दिन सुबह उठकर सलीम मसाले लाने बाजार चला जाता है। और जब वापस लौटता है तो उसके घर में मांस पहले से रखे होते हैं। फिर वह उन सब से हैदराबादी बिरयानी बनाता है और फिर अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है। रोज की तरह मदन की पत्नी मदन से बिरयानी मंगवाती है और मदन बिरयानी लाने जाता है। सलीम बिरयानी पैक ही कर रहा था कि तभी हरिया काका ठेले के पास आते हैं और मदन से कहते हैं, अरे मदन बेटा, मेरी बकरी आज रात को गायब हो गई। मैंने शाम को ही खूंटी लगाकर बांधा था और सुबह देखा तो गायब हो गई। पता नहीं कहां से बकरी चोर गांव में आ गया है। क्या बोल रहे हो काका? तुम्हारी भी बकरी चोरी हो गई? ये साला गांव में हो क्या रहा है? जब देखो तब चोरी हो रही है। कल जगदीश की मुर्गियां चोरी हो गई, आज आपकी बकरियां भी चोरी हो गई। अब तो मुखिया के पास चलना होगा। सुनो सलीम भाई, बिरयानी बाद में ले जाएंगे, पहले मुखिया के घर जाएंगे। काका चलो पहले जगदीश के घर और फिर तीनों लोग मुखिया के घर जाएंगे। इतना बोलकर मदन और काका जगदीश के घर की तरफ निकल पड़े। और फिर जगदीश के घर पहुंचकर जगदीश को लेकर मुखिया के घर की तरफ निकल पड़े। मुखिया के घर पहुंचकर मदन मुखिया से कहता है, मुखिया जी नमस्ते। मुखिया जी, गांव में ये क्या हो रहा है? जब देखो तब चोरी हो रही है, और चोरी हो रही है तो सिर्फ जानवरों की और पंछियों की। मुखिया जी, पहले चोर नहीं थे गांव में, लेकिन अचानक से चोर कहां से आ गए गांव में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुखिया जी। क्या बात कर रहे हो मदन? आज क्या चोरी हो गया? कल तो जगदीश की बकरी चोरी हुई थी, पर आज किसका क्या चोरी हो गया? बताओ मुझे, किसकी हिम्मत हो गई चोरी करने की? मुखिया जी, आज मेरी बकरी चोरी हो गई। पता नहीं गांव में कहां से चोर आ गए। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, पर अब तो बकरी मुर्गी चोरी हो रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो कुछ भी चोरी हो सकता है। अगर इस पर ध्यान ना दिया गया तो बात बिगड़ जाएगी मुखिया जी, इसलिए आप कुछ करिए। अच्छा, आप सभी घबराए नहीं, मैं कुछ करता हूं। सुनो भानु प्रताप, अब से गांव वालों की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। तुम 2 से 3 दिन में चोर को जरूर पकड़ो। इनके साथ रहकर जिस पर भी शक लगे उससे पूछताछ करो।
और ये काम कल से शुरू कर देना। ठीक है बड़े भैया, आप जैसा कहें मैं वैसा करूंगा। कल सुबह मैं गांव में जाकर चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। आप निश्चिंत रहें, मेरे रहते हुए गांव में चोर नहीं आ सकता। अब आप सभी घर जाएं और बिना डरे सो जाएं। वो तीनों तुरंत वहां से अपने घर की तरफ लौट ही रहे होते हैं कि तभी सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सुनो तुम दोनों, ये चोरी उसी दिन से हो रही है जिस दिन से सलीम ने दुकान खोला है। क्योंकि सलीम के पास एक भी रुपए नहीं थे। वो ऐसे तैसे करके मसाले का पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन मटन या चिकन के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं वही बकरी और मुर्गियों की चोरी कर रहा है? हाँ बेटा मदन, तुम्हारी बात सही हो सकती है। अब चलो उस सलीम के पास, आज उसका ठेला वोला उठाकर फेंक दूंगा। साला बकरी और मुर्गी चोरी करता है और खुद को साहूकार बताता है। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं काका, इतनी गर्मी सही नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो किसी के लिए काम कर रहा है, इसलिए हमें प्यार से पूछना होगा। अगर हम उसकी माँ की कसम उसे खिलाए तब वो सच बता देगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। इतनी बात कर सभी सलीम के पास जाते हैं। और उससे बहुत प्यार से पूछताछ करने के बाद आखिरकार सलीम मुखिया के छोटे भाई का नाम ले ही लेता है। अब मदन को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि ये चोरी मुखिया का छोटा भाई भानु प्रताप ही करता है। और फिर मदन एक चाल चलता है। वो बाजार से एक बकरी खरीदकर अपने घर के सामने बांध देता है और गांव के कुछ लोगों के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। और रात होते ही भानु प्रताप गांव में घुस जाता है और फिर उसे वो बकरी दिखाई देती है। बकरी को देखकर भानु प्रताप चुपके चुपके उस बकरी के पास जाता है। जैसे ही उसे चुराने की कोशिश करता है, वैसे गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसकी पिटाई कर देते हैं। सुबह होते ही ये बात मुखिया तक पता चली और फिर मुखिया वहां पर आकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिए और गांव वालों से माफी मांगते हुए सलीम के सारे पैसे माफ कर दिए।